हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे आज के इस वीडियो में फिजिक्स टॉपर्स एकेडमी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 22 विवर्तन। और आज हम समझने वाले हैं विवर्तन को। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश सीधी रेखाओं में गति करता है, लेकिन अगर प्रकाश के मार्ग में एक तीक्ष्ण अवरोध रख दिया जाए तो प्रकाश आंशिक रूप से किनारों से मुड़ जाता है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश वैसे तो सीधी रेखाओं में चलता है, लेकिन अगर हम प्रकाश के मार्ग में एक तीक्ष्ण अवरोध रख दें तो अवरोध के किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो विवर्तन होता है हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रेनल फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन क्या होता है? देखिए, फ्रेनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा एक निश्चित दूरी पर रखे होते हैं, अर्थात इनके बीच में एक निश्चित दूरी होती है, अत्यधिक दूरी नहीं होती है, और हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। बात कर लेते हैं दूसरा होता है फ्राउनहोफर 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 विवर्तन। इस विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा बहुत अत्यधिक दूरी पर रखे होते हैं। अत्यधिक दूरी पर रखे होने के कारण विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए हमें प्रकाश स्रोत के सामने और पर्दे से पीछे हमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग करना होगा। ठीक है। तो कह सकते हैं कि फ्राउनहोफर विवर्तन के लिए प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी एक निश्चित दूरी से ज़्यादा होती है, यानी अत्यधिक दूरी पर रखे होते हैं। इसके लिए हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए हमें दो उत्तल लेंसों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के विवर्तन को हम फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे एकल स्लिट द्वारा प्रकाश का विवर्तन, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एकल स्लिट द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो हम इसको समझते हैं। तो इसको सबसे पहले हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले फिगर समझते हैं इसकी। देखिए, यहाँ पर हमारे एक प्रकाश स्रोत है X। ये एक प्रकाश स्रोत है जहाँ से आपको प्रकाश प्राप्त होगा। इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें चलेंगी जो कि सभी दिशाओं में चलेंगी। तो सभी दिशाओं में प्रकाश किरणें चल रही हैं, और हमने इस प्रकाश के मार्ग में सबसे पहले एक उत्तल लेंस को रख दिया। जैसे ही प्रकाश इस उत्तल लेंस के ऊपर जाएगा, ये लेंस समांतर किरणपुंज के रूप में इसे बदल देगा। तो ये समांतर किरणपुंज में बदल देगा। तो ये प्रकाश को क्या कर देगा? समांतर कर देगा। ठीक है। इसके बाद अब हमने यहाँ इसके रास्ते में एक अवरोध लगा दिया है, क्योंकि हम विवर्तन प्राप्त कर रहे हैं तो हमें इसके मार्ग में एक अवरोध रख देना होगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक अवरोध रख दिया, तीक्ष्ण अवरोध। ये रहा अवरोध। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक तीक्ष्ण अवरोध रखा है, तो ये प्रकाश यहाँ से इसके किनारों से थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को ही विवर्तन कहेंगे हम। लेकिन अगर सोचिए, अगर मान लीजिए ये अवरोध ना होता तो प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखाओं में गति करता। तो प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखाओं में आगे बढ़ जाता। अगर ये अवरोध ना होता तो इस तरीके से चला जाता। सब कुछ मैंने यहाँ पर एक और लेंस रख दिया है। मैंने यहाँ पर उत्तल लेंस। ये इसलिए रखा है मैंने उत्तल लेंस L2, ये L1 है, ताकि पर्दे पर मैं इसे फोकसित कर सकूं और आपको इस पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने इस किरणपुंज को पर्दे पर फोकस करने के लिए, स्क्रीन है ये पर्दा, इस पर फोकसित करने के लिए मैंने यहाँ पर एक और उत्तल लेंस L2 लगा दिया है। तो देखिए, जब ये प्रकाश किरण सीधी इसके ऊपर जाएगी तो ये सीधा इसको कहाँ कर देगा?
फोकसित कर देगा इस बिंदु पर, और मान लीजिए ये बिंदु आपका O है। लेकिन ये कंडीशन तब है जब ये अवरोध ना होते। लेकिन अब मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, इसके मार्ग में एक अवरोध लगा दिया, तो अब होगा क्या, जैसे ही इस अवरोध पर प्रकाश किरण आएगी ये थोड़ा सा क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। प्रकाश किरण हल्का सा मुड़ जाएगी। प्रकाश किरण जैसे ही किनारे पर आती है ये थोड़ा सा आंशिक रूप से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और प्रकाश किरण के आंशिक रूप से इस मुड़ने की घटना को ही विवर्तन कहते हैं, अर्थात यहाँ पर आपको प्रकाश का विवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो होगा, ये मान लीजिए ये जो प्रकाश, ये जो उत्तल लेंस है इसने इस प्रकाश को बिंदु P पर फोकसित कर दिया। इसे हम विवर्तित प्रकाश पुंज कह सकते हैं, और ये विवर्तित प्रकाश पुंज उत्तल लेंस L2 द्वारा बिंदु P पर फोकसित हो जाता है। और मान लीजिए ये जो प्रकाश पुंज है ये थीटा कोण से विवर्तित हुआ है, तो ये कोण कितना है, थीटा कोण से विवर्तित हो गया। और मैंने यहाँ पर इस अवरोध के बीच की दूरी को, इस पॉइंट को मैंने A और इस पॉइंट को अगर मैं B मान लूँ, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को A मान लूँ, तो ये जो AB दूरी है आपकी, ये जो AB दूरी है इसको मैंने E मान लिया है। और ये जो XY पर्दा है इस पर आपको विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होंगे स्क्रीन पर। अब देखिए हम इसका डेरिवेशन करते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो AP और BP किरण है, BP किरण है, ठीक है, इसमें आपको कुछ पथांतर मिलेगा, क्योंकि ये और ये दूरियां बराबर बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इन दोनों किरणों के बीच आपको एक पथांतर देखने को मिलेगा। इस पथांतर को ज्ञात करने के लिए हम हमेशा A बिंदु से इस BP रेखा पर हम एक लंब डाल सकते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल आ गया और ये हमने लंब डाल दिया। और सपोज ये जो बिंदु है आपका, ये M बिंदु है, तो हमने AM एक लंब डाल दिया है, ठीक है, BP बिंदु पर। और ये जो आपका BM जो आ गया, ये पॉइंट B है और ये M है, तो ये जो BM है यही क्या होगा, आपका पथांतर होगा। तो पथांतर किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम दोनों किरणों के बीच, पथांतर BM बराबर कितना है, ठीक है, BM। अच्छा, पथांतर हो गया आपका BM हो गया, ठीक है, पथांतर हो गया आपका BM। इस पथांतर वैल्यू क्या रहेगी उसे हम आगे निकालेंगे। सबसे पहले हम एक काम करने वाले हैं इस पर। सबसे पहले हम निम्निष्ठों के लिए देखते हैं क्या कंडीशन होती है। तो पहले हम देखेंगे निम्निष्ठों के लिए, निम्निष्ठों के लिए। अब ये निम्निष्ठ क्या है और उच्चिष्ठ क्या है, इसको हम समझ लेते हैं पहले। देखिए, जैसे यहाँ विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा आपको, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से तीव्रता के बीच में अगर हम व्यंजक ग्राफ खींचेंगे तो तीव्रता कुछ इस तरीके से आएगी। तो तीव्रता इस प्रकार से प्राप्त होगी हमें, तो तीव्रता आएगी आपकी इस तरीके से, और ये तीव्रता इधर घटती चली जाएगी। ऐसे इधर पर आपको तीव्रता का जो ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, और ये तीव्रता इधर घटती चली जाएगी। तो ये जो आपको देख पा रहे हैं ना, ये यहाँ पर तीव्रता अधिकतम है, सबसे ज़्यादा अधिकतम तीव्रता यहाँ पर है। तो ये है आपका उच्चिष्ठ, इसे आप उच्चिष्ठ कहेंगे। और क्योंकि ये सेंटर पर है इसलिए इसे कहेंगे केंद्रीय उच्चिष्ठ। ये प्रथम उच्चिष्ठ है, ये भी आपका प्रथम उच्चिष्ठ है, ये द्वितीय उच्चिष्ठ, द्वितीय उच्चिष्ठ। तो इसको हम केंद्रीय उच्चिष्ठ, और बाकी सबको, इनको उच्चिष्टों को क्या कहेंगे हम, गौड़ उच्चिष्ठ कहते हैं। और ये जो देख पा रहे हैं ना, ये आपका प्रथम निम्निष्ठ है, ये भी आपका प्रथम निम्निष्ठ है, ये द्वितीय निम्निष्ठ है, ये आपका द्वितीय निम्निष्ठ है। तो ये दोनों ओर प्राप्त होते हैं पहली बात तो उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ कहाँ मिलते हैं आपको, दोनों साइड में मिलते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों साइड में आपको उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं। तो गौड़ उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम निम्निष्ठों के लिए हम देखते हैं क्या कंडीशन आती है। निम्निष्ठ के लिए जो पथांतर होता है BM, पथांतर कितना होना चाहिए, M लैम्डा होना चाहिए। ये इक्वेशन फर्स्ट।
देखिए जो आपकी निम्निष्ठों के लिए शर्त थी, आपने पीछे क्या पढ़ा था, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज पढ़ी थी। वहाँ भी आपको इस तरीके से कंडीशन थी, लेकिन विवर्तन में आप जो उच्चिष्ट निम्निष्ठ पढ़ते हैं वो वही होते हैं, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो वहाँ पर हम फ्रिंज कहते हैं और यहाँ पर हम उच्चिष्ट निम्निष्ठ के नाम से इन्हें जानते हैं। तो ध्यान रखना, निम्निष्ठों के लिए कंडीशन आपको याद रखनी है, बी एम बराबर एम लैम्डा होती है, और उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए ये होती है, और उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्टों के लिए याद रखनी है आपको कंडीशन, ये होती है पथांतर बी एम कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2m+1, या मैं यहाँ पर n ले लेता हूँ, उच्चिष्टों के लिए m न लेकर मैंने n ले लिया है, निम्निष्ठों में मैं m ले लूँगा, यहाँ पर n ले लिया, 2n+1 λ/2। आप चाहे तो 2m+1 λ/2 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पर जो m का मान होता है, जहाँ m का जो मान होता है वो 1 2 3 ... कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर उच्चिष्ट निकालेंगे, क्योंकि उच्चिष्ट जो होता है आपका सेंटर पर मिलता है, इसलिए आप 0 भी ले सकते हैं। 0 1 2 3 ... ये आपको लेना होगा। ठीक है, तो त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, इसमें ABM, ये जो ABM त्रिभुज है, ABM में त्रिभुज ABM में लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं ले सकता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा जो होगा आपका, साइन थीटा कितना होता है अभी, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या होगा, ये होगा AM। लंब क्या होगा इसमें, ये एंगल अगर थीटा है तो लंब होगा आपका BM होगा, ये लंब, और कर्ण होगा आपका AB, BM बटे AB। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं BM को निकालना चाहूँ, BM, तो कितना हो जाएगा, AB साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ से BM की जो वैल्यू आ गई AB, और AB मैंने यहाँ पर E ले रखा है, यानी कि E साइन थीटा, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 3। अब हमें निम्निष्ठों की स्थिति निकालनी है, यानी निम्निष्ठ कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो हम देखते हैं निम्निष्ठ कहाँ कहाँ मिलेंगे। पहले निम्निष्ठ की स्थिति निकाल लेते हैं, निम्निष्ठों के लिए। तो देखिए निम्निष्ठों के लिए हम क्या जानते हैं, समीकरण कौन सा लेंगे हम, भाई निम्निष्ठों के लिए समीकरण 1, और ये हमारा BM का मान कितना आया आपका, ये तो 1 में 3 से, तो हम 1 और 3 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से BM कितना है आपका, E साइन थीटा है, और ये किसके बराबर होता है, m लैम्डा के बराबर। तो इस बार हम कह सकते हैं ना कि E साइन BM बराबर m लैम्डा है, और यहाँ BM बराबर E साइन थीटा, तो यानी E साइन थीटा बराबर m लैम्डा हो जाएगा। ये कंडीशन आ गई निम्निष्ठ प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो वो हो जाएगा आपका m λ/e, परंतु यहाँ हम देखते हैं, परंतु थीटा का मान बहुत छोटा है, मान अत्यधिक कम है। तो अगर थीटा का मान कम है तो क्या होगा, तो फिर हम साइन थीटा को थीटा के लगभग, यानी साइन थीटा को हम थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा था आपका, वहाँ आप थीटा लिख देंगे, तो थीटा बराबर m λ/e हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने थीटा ले लिया है, और इसको हमने कर दिया m क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, m का मान लगा देंगे 1 2 3। तो यहाँ पर सभी निम्निष्ठों के लिए निकालने के लिए हम m का मान लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये इस प्रकार ज्ञात हो सकता है। अगर हम प्रथम निम्निष्ठ निकालना चाहें तो कि कैसे निकालेंगे, प्रथम निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ के लिए m बराबर 1, यानी कि थीटा 1 बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर 1, यानी λ/e। द्वितीय के लिए, द्वितीय निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए, और द्वितीय निम्निष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, m बराबर 2 लगा देंगे, यानी कि थीटा 2 कितना आ जाएगा, 2 λ/e आ जाएगा।
इसी प्रकार हम तृतीय, चतुर्थ, पंचमी यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई सा भी निम्नलिखित ज्ञात कर सकते हैं m का मान निकालकर। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय और वे अन्य निम्नलिखितों के लिए विवर्तन कोण क्रमशः θ1 कितना आएगा आपका, देखिए प्लस माइनस लेना होगा क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि दोनों ओर होता है, तो इसलिए हम प्लस माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस कितना है, λ/e। और द्वितीय के लिए विवर्तन कोण प्लस माइनस 2 λ/e आ जाएगा, ठीक है। और ये आएगा आपका तीसरे के लिए आ जाएगा प्लस माइनस 3 λ/e। तो इस प्रकार से हम अन्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ... होंगे, तो अन्य निम्नलिखितों को हम निकाल सकते हैं। तो ये स्थिति आएंगे निम्नलिखितों के लिए। अब हम देखते हैं उच्चिष्टों के लिए। तो देखिए उच्चिष्टों के लिए क्या होगा। उच्चिष्टों के लिए हम देखते हैं, देखिए पहले तो उच्चिष्टों के लिए हमने यहाँ लिखा है कि bm बराबर कितना होना चाहिए, 2n + 1 λ/2 कितना है, 2n + 1 λ/2। और बाकी ये किसका, bm किसके बराबर होना चाहिए, समीकरण कौन सा ले लिया हमने, एक तो ले लिया हमने दूसरा लिया और ये तीसरा लिया है, ठीक है। और ये होगा e sin थीटा। हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से हम इसको e sin थीटा को देख सकते हैं। और यहाँ से हम फिर से sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2n + 1 λ/2। और ये वाला e भी आप नीचे ले आएंगे, ठीक है। परंतु फिर से हम वही करेंगे, परंतु थीटा का मान बहुत छोटा है, अतः हम ले सकते हैं कि जो साइन थीटा है इसको हम थीटा ले सकते हैं। तो फिर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 2n + 1 और λ/2e। यहाँ पर हम थीटा n लगा देते हैं सफिक्स में, क्योंकि यहाँ से हम एक सामान्य सूत्र निकाल सकते हैं। ये सामान्य सूत्र होगा सभी गौड़ उच्चिष्टों के लिए आ गया। अगर आपको केंद्रीय उच्चिष्ट लेना है तो n बराबर 0 लगा देंगे आप, यानी कि λ/2e जो आएगा वो केंद्रीय उच्चिष्ट आ गया। बाकी आपको गौड़ उच्चिष्ट लेने हैं, यानी प्रथम उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट, तृतीय उच्चिष्ट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, थीटा का मान 1 2 3 लेकर के ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मैं अगर लेना चाहूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको प्रथम उच्चिष्ट के लिए, गौड़ उच्चिष्ट के लिए, प्रथम गौड़ उच्चिष्ट के लिए तो क्या होगा, देखिए तो मैं n बराबर 1 ले लूँगा। तो जैसे ही n बराबर 1 लेंगे हम, तो θ1 कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2 और 1 3, यानी 3 λ/2e आ जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय के लिए n बराबर 2 ले लूँगा, द्वितीय गौड़ उच्चिष्ट के लिए n बराबर 2, यानी θ2 का मान कितना आएगा, 5 λ/2e। इसी प्रकार अन्य गौड़ उच्चिष्टों की स्थिति में ज्ञात कर सकता हूँ। और अगर हमको केंद्रीय उच्चिष्ट की दूरी निकालनी है, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण निकालना है, तो n बराबर हम 0 लेकर भी निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय व अन्य उच्चिष्टों के लिए विवर्तन कोण क्रमशः कितने आएंगे भी, तो वो आ जाएंगे θ1 बराबर ±3 λ/2e। और इसी प्रकार θ2 कितना आ जाएगा, ±5 λ/2e और ... होंगे, ठीक है। तो यही होता हमारा डेरिवेशन, ये खत्म, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जरूर याद कर लें आप, ठीक है। इसको निकालना सीखें, प्रैक्टिस करें इसकी। ये बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।